जय हिंद। आरती एनसीईआरटी का ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में सॉलिड स्टेट के इंटेक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे और इसमें हम एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा था, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। अब ये मालूम ही है कि सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दो प्रकार से रह सकते हैं, या तो वो फुल्ली अरेंज्ड हो जाएं, शुरू से लास्ट तक ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, और वो जो अरेंजमेंट हो उनका वो लॉन्ग रेंज तक अगर है तो उसको हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलते हैं। और अगर पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज्ड हो या अगर अरेंजमेंट है भी तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है, बहुत लंबे ऑर्डर में नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सब्सटेंस। तो ये रहा एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फ का मतलब होता है नो फॉर्म, कोई रेगुलर अरेंजमेंट वहां पर ना हो। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आयन इन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दो प्रकार के इसके अंदर चीजें रहती हैं एमॉर्फस के अंदर, ग्लास और पॉलीमर्स रहते हैं। पॉलीमर्स के ग्लास के बारे में मैं बहुत डिटेल डिस्कशन आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, आप जरूर उसको देखिएगा। पॉलीमर्स में 3 टाइप के रहते हैं, प्लास्टिक, फाइबर और रबर। फाइबर में लाइक नायलॉन, ये सब चीजें इसमें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। अब अमूमन क्या है कि आप जब सब जगह देखेंगे क्वार्ट्ज के बारे में लिखा हुआ, तो क्वार्ट्ज के बारे में आपको SiO2 लिखा मिलेगा। ग्लास का भी फॉर्मूला आपको SiO2 लिखा मिलेगा। एक्चुअली में SiO2 एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ग्लास का, अदरवाइज ग्लास का फॉर्मूला SiO2 नहीं है। SiO2 को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बनाया कैसे जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पूरा प्रिपरेशन डिस्कस किया हुआ है। उसमें SiO2 लेते हैं, रेत तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डाला जाता है, Na2CO3 डाला जाता है, थोड़ा चूना डाला जाता है, मिक्स करके गर्म किया जाता है, तो सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स बनते हैं कायदे में। तो ग्लास जो है एक्चुअली में उसके अंदर सिलिकेट आयंस मौजूद रहते हैं। SiO2 जनरली उसको हम बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट जो उसका एक्सप्रेशन है वो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट्स हैं। तो उसके अंदर क्वार्ट्ज के अंदर भी सिलिकेट रहते हैं और ग्लास के अंदर भी सिलिकेट रहते हैं। बस फर्क ये है कि क्वार्ट्ज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सिलिकेट्स के, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्लास जो है वो उसी सिलिकेट की SiO4 जो यूनिट है यहाँ पर, इसी सिलिकेट जो यूनिट है, अगर यही सिलिकेट यूनिट रेगुलर फैशन में अरेंज्ड हो जाए तो अपन से क्वार्ट्ज बोलेंगे, और अगर कोई अरेंजमेंट ना हो, इरेगुलर पैटर्न हो, तो फिर हम उसको वहाँ पर ग्लास बोलते हैं। ये क्वार्ट्ज और ग्लास के बीच में डिफरेंस है। अब आप इसको अगर क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या तरीका होगा? आपको पता है क्वार्ट्ज के अंदर सिलिकेट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं और ग्लास में नहीं है। तो आप क्या काम करिए, क्वार्ट्ज को पहले पिघला लीजिए। लगभग 1700 या इससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर रखते हो तो पूरा पिघल जाता है। पिघलने के बाद आप इसको इमीडिएटली ठंडा कर दें। अब इमीडिएटली ठंडा करने से क्या होगा? इमीडिएटली ठंडा करने से ये होगा कि अगर आप उसको नॉर्मल ठंडा करने के लिए छोड़ देते तो पार्टिकल्स अपने अपने हिसाब से अरेंज होकर के बैठते, अपना सिस्टम देख करके कि यार मुझे कैटायन के पड़ोस में एनायन को बैठना है, एनायन के पड़ोस में कैटायन को बैठना है, इस प्रकार से बैठते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड फैशन में रहते हैं। लेकिन आपने क्योंकि एकदम ठंडा कर दिया तो पार्टिकल्स को अपने आप को ठीक से ऑर्गेनाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, तो रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगा। जिस पार्टिकल को जहां बैठने को होगा वो पार्टिकल वहीं का वहीं बैठ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल्स का आपको कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। रैपिड कूलिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। इस पूरे आंसर को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, कोवेलेंट एंड एमॉर्फस सब्सटेंसेस। इनमें से आयनिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कौन सा है, एमॉर्फस कौन सा है, छांटना है। तो एमॉर्फस तो एकदम समझ में आता है, और एमॉर्फस हमारे पास है ये, दिस वन इज एमॉर्फस, जो कि प्लास्टिक एमॉर्फस में आता है। पीछे भी बताया गया, ये यहाँ पर बताया गया, प्लास्टिक, फाइबर एंड रबर इसमें आते हैं एमॉर्फस सब्सटेंसेस के अंदर। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें बताई गई, तो इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी, एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में 4 पैटर्न हैं, आयनिक है, मेटालिक है, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर है। आयनिक में आयंस मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको आयंस दिख रहे हैं, +1 -K3 आयनिक है, ये आयनिक में चला जाएगा। ये +1 -1 ये आयनिक में चला जाएगा, और इसमें से आयनिक कोई है नहीं। इसके अलावा मेटालिक में मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मेटल ब्रास में प्रेजेंट होंगी, ब्रास एलॉय होता है तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, तो ये मेटालिक में चला जाएगा। इसके अलावा ये रूबिडियम मेटालिक में चला जाएगा। अब सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, ये मेटालिक में नहीं जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए,
तो जो ये बाकी सब्सटेंसेस बचे इसमें कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी गेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है, जबकि जो यहाँ पर आपके पास जो कोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं इनकी गेंट स्ट्रक्चर यानी कि बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं इनके अंदर। तो आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बारे में बता रखा है आपको, उससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ टंगस्टन कार्बाइड का भी एग्जाम्पल डिस्कस कर रखा है। ये तो जाएगा आपका कोवेलेंट के अंदर। इसके अलावा बाकी ये मॉलिक्यूलर में जाएगा, ये मॉलिक्यूलर में जाएगा, ये मॉलिक्यूलर में जाएगा। ग्रेफाइट आपको पता है कोवेलेंट में जाएगा। इसके अंदर हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, जो हेक्सागोनल शीट्स ऐसे करके फ्यूज्ड हेक्सागोनल शीट्स रहती हैं इसके अंदर, और की गेंट स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, और बहुत लंबी लंबी शीट्स चलती हैं इसके अंदर, और वो शीट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिलिकॉन, ये भी इस सिलिकॉन को देखोगे तो ये भी इसके अंदर सिलिकॉन की शीट ऐसी होती है। सिलिकॉन जो कि कार्बन की फैमिली से आता है, और कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन लंबी शीट होती है, गेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी भी। तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड के अंदर ही जाएगा, ये भी कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जाएगा। P4O10 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जाएगा। P4O10 के अंदर आयंस तो है नहीं, तो सिंपल P4O10 की कोई गेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जाने वाला है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में पूछे जाने के लिए। यहाँ से अगर कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको कह दिए जाएँ छांटने के लिए, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस छांटने के लिए कह दिए जाएँ, तो उसमें गलती होने की संभावना, उसमें सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना इस सिलिकॉन के साथ ही होने वाली है आप लोगों को। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नीट के हिसाब से तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल जो चैप्टर के अंदर जो थ्योरी है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि आप टेक्स्ट में पढ़ते हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए। द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस इमीडिएटली सराउंडिंग अ सेंट्रल एटम इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एटम को जो नियर बाय एटम सराउंड कर रहे होते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इस एटम को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपको वाली सीरीज दिखाऊं तो उसमें इस एटम को यहाँ पर टोटल 6 एटम टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन अगर पूरी 3D पिक्चर देखें एफसीसी में जिस प्रकार की पिक्चर दिखाते हैं, तो यहाँ पर एक एटम को 6 तो ये टच कर रहे हैं, 3 ये ऊपर वाले टच कर रहे होते हैं, 3 नीचे वाले टच कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, जो कि यहाँ पर दोनों पूछ रखा है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी। सीसीपी को एफसीसी भी बोलते हैं, ये सीसीपी एफसीसी एक ही होता है, सीसीपी भी बोलते हैं इसको, सीसीपी और एफसीसी। और एक पूछ रखा था यहाँ पर आपसे बीसीसी के अंदर, तो बीसीसी के अंदर इस एटम को सारे के सारे 8 के 8 एटम टच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सामान्य क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो द डेंसिटी एंड डायमेंशंस। तो आपके पास एक्सप्रेशन ये रहा, इस एक्सप्रेशन पे अगर आपको डेंसिटी पता हो, डायमेंशन पता हो, तो मोलर मास निकल जाएगा, बशर्ते आपको उसकी पैकिंग पता होनी चाहिए। तो इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ जेड, रो एंड ए, वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सिंपल सा है, तो कुछ खास था नहीं इसमें। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दूसरा अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में नीट के अंदर या जेडबलई मेंस के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये अपने आप में अद्भुत क्वेश्चन है। सवाल में बोल रखा है स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बात भी सही है, सॉलिड की स्टेबिलिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है। कोई सॉलिड कितना सॉलिड है, सामान्य भाषा में कहूँ तो कोई सॉलिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड पना जिसे बोलते हैं, कठोरता किसी सॉलिड की किस बात पे नहीं। कोई अगर मान लिया जाए आपको कोई आर्टिकल बनाना हो, फर्ज करिए कोई चीज़ बनानी हो, कोई चेयर लेकर के आनी हो, तो क्या चेक करो, मजबूती चेक करोगे ना। अब एक आम आदमी तो मजबूती चेक करेगा कि यार मजबूत कितना है, और एक साइंस का बंदा क्या चेक करेगा कि यार इसके अंदर जो पार्टिकल्स की पैकिंग है वो कितनी अच्छी। जितनी अच्छी पार्टिकल्स की पैकिंग होगी उतना अच्छा सॉलिड वो होगा, जितना डेंस वो होगा उतना अच्छा सॉलिड होगा। इन सब का मतलब एक है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे होने चाहिए, या दूसरी सामान्य भाषा में कहा जाए तो उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज़्यादा होंगे, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग के साथ होंगे, ऐसे सब्सटेंस का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अगर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड 4 कंपाउंड के बारे में बोल रहा है, वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर और मीथेन, और इनके बारे में कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है। बड़ा सुंदर है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है जेईई के अंदर। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, डाइथाइल ईथर का -116.3, इथाइल अल्कोहल का -114.5 और मीथेन का ये रहा। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास ये मेल्टिंग पॉइंट न भी हो तब भी आप ऑर्डिनरी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर देखें तो भी अरेंजमेंट कर सकते थे। अब वो बोल रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर करिए, ऐसा क्यों है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। कारण ये है कि वाटर के अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर OH बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल में भी होगी, लेकिन इथाइल अल्कोहल में चूंकि सिर्फ एक OH बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर ऑफ H बॉन्ड्स थोड़े से कम बनेंगे। जबकि अगर आप वाटर में देखोगे तो वाटर में आपको यहाँ पर 2-2 OH दिख रहे होंगे, तो नंबर ऑफ H बॉन्ड्स यहाँ ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा H बॉन्ड्स बनने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल के कंपेरिजन में ज़्यादा आ रहा है। ये पूरी बातें लिख दी है। मोर नंबर ऑफ H बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स, जबकि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ H बॉन्ड्स, लेकिन दोनों में हैं H बॉन्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 OH बॉन्ड। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इनके अंदर तो OH बॉन्ड है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं। अब अगर इसमें देखें तो कार्बन ऑक्सीजन डाई इथाइल लिख रखा है हमने, C2H5O CH2CH3, यानी कि वही C2H5O C2H5 ही लिखा हुआ। 2 डाइथाइल ईथर में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर होगा। कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव दिखाया गया। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो उधर डेल नेगेटिव उधर डेल पॉजिटिव दिखाया गया। तो उसका जो डेल नेगेटिव है इसकी डेल पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन मारेगा, इसको डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। अब एक कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऊपर हुआ है, ऊपर के लोगों में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, नीचे के लोगों में डाइपोल अट्रैक्शन हुआ है। बॉन्डिंग में पढ़ने को मिलता है डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा वीकर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले, इसीलिए इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर कम है। लेकिन क्या होगा मीथेन के साथ, मीथेन के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो यहाँ पर एक ही होगा जिसको वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं, या बल्कि इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड अगर कोई है तो लंडन फोर्सेस बोलना चाहिए। तो यहाँ पर लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगे, जो कि सबसे वीक होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इन सब चीज़ों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। वह तो स्ट्रक्चर्स पढ़ते ही हैं, तो जब 2D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम ये लोग यहाँ पर ऐसे करके, अगर आपको थोड़ा सा याद है यहाँ पर ऐसे करके, तो इधर ऐसे करके अपन लेयर बनाते हैं, ये इसे बोलते हैं अपन लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम एक एटम 6 एटम को टच कर रहा होता है, 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है। और यहाँ पर 2 तरह के होल्स हमारे पास रहते हैं, एक वो ट्राइंगल जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसको अपन बोलते हैं ए ट्राइंगल, और एक वो ट्राइंगल जिसका मुंह नीचे की तरफ, उसे बी ट्राइंगल बोलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ शो करूँ तो ये ऊपर की तरफ मुंह वाला ट्राइंगल है, दिस इज ए ट्राइंगल, और ये नीचे की तरफ मुंह वाला ट्राइंगल है, इसको बी ट्राइंगल बोलते हैं। और जब हम एटम्स रखने शुरू करते हैं तो इन 2 में से किसी एक पे ही एटम आता है, या तो ए के ऊपर आ पाता है, बी के ऊपर आता है, दोनों को आप एक साथ कवर नहीं कर सकते। आप थ्योरी में टेक्स्ट में पढ़ते हैं इसको। जब मैं इसको यहाँ पर रखने शुरू करूँगा, इसको दूसरी लेयर, तो जब मैं इस पर दूसरी लेयर रखनी शुरू करूँगा तो दूसरी लेयर किसी एक ही टाइप के होल पर आ पाती है, ऐसे करके। अगर आपको याद हो ऐसे करके, ये दूसरी लेयर इसके ऊपर ऐसे करके आ पाती है, इस तरह से दूसरी लेयर इसके ऊपर आ पाती है। और अब यहाँ पर दिस इज ए लेयर, दिस इज बी लेयर, एंड नाउ डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ थर्ड लेयर स्फीयर 3D पैकिंग इज ऑफ 2 टाइप। कहाँ पर आ सकता है, तो 2 जगह पर रख सकते हैं। एक तो जो है नया होल डेवलप हुआ ये वाला, या तो यहाँ पर आप एटम रख सकते हैं, या फिर जो ये पुराना वाला होल है ये वाला जो अभी तक भरा नहीं है ये वाला, इन 2 जगहों पर एटम्स को रखा जा सकता है। एक तो इस जगह पर रखा जा सकता है और एक इस जगह पर रखा जाए। 2 डिफरेंट लोकेशंस हैं। अगर आप देखें ये वाली जगह जो नया होल पैदा हुआ है, पुरानी जगह जो पुराना वाला होल पैदा हुआ। अगर यहाँ पर अगर इस जगह पर रखते हैं तो ये कहलाता है HCP, और अगर इस जगह पर रखते हैं तो कहलाता है FCC। थ्योरी में पढ़ने को मिलता है। तो मैं आपको जरा यहाँ पर दिखा दूँ तो इसका पूरा अगर हम डिस्कशन देख लें, पूरा कैसा लगता है देखने में, तो ये रहा यहाँ पर, और ये कुछ इस प्रकार से रहता है। दोनों के दोनों इस प्रकार से रहते हैं। इसमें एक एटम के अबाउट 6 एटम, ऊपर 3 एटम, फिर नीचे 3 एटम। ये ए बी, ये अगर आप देखें ऑल्टरनेट रोज यहाँ पर आइडेंटिकल हैं। ये वाली रो उसके साथ आइडेंटिकल है, ये वाली रो उसके साथ आइडेंटिकल है। इसे ए बी टाइप पैकिंग बोलते हैं। और इस वाले केस के अंदर ऑल्टरनेट रोज आइडेंटिकल नहीं होती हैं। इसमें यहाँ पर पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर जाकर के फर्स्ट लेयर के साथ आइडेंटिकल होती है। इसे ABC कहते हैं, और दिखने में ये FCC टाइप की लगती है देखने में। बहरहाल इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो जेई वगैरह में यहाँ पे कुछ पूछा जा सके। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लेते हैं। दोनों की ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 चलता है और पैकिंग एफिशिएंसी दोनों के अंदर 74.01% होता है। तो वो एक सामान्य सी बात है जो सॉलिड स्टेट में हर कोई ध्यान रखता है। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ये भी सामान्य सी बात है। तो इसको भी अगर मैं बोलूँ तो ये भी जेई मेंस या उसके अंदर नहीं पूछा जाने वाला सवाल बैठे। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए इसको कि आप जेई मेंस या एडवांस में पूछ सकते हैं।
फिलहाल अगर जहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट जिस जगह पर होता है, तो जहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन, जिनको कि शॉर्ट में हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, तो जिस जगह पर ये अरेंज्ड होते हैं उस जगह को बोलते हैं अपन स्पेस लैटिस। नाम से समझ में आ रहा है, वो स्पेस जहाँ पर लैटिस बना हुआ है, दिस इज स्पेस लैटिस। और ये पार्टिकल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, लैटिस पॉइंट्स। अब इसमें एक छोटा पार्ट जिसको रिपीट करने से पूरा स्पेस लैटिस आ जाए, तो छोटा पार्ट ये रहा, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक सामान्य सी बात है जो कि पूछी जा सकती है नीट वगैरह में या मेंस में, वैसे तो नहीं पूछी जा सकती, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर बना के पूछे तो पूछी जा सकती है। एक सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, आपको याद आएगा। एक इस प्रकार का सवाल एक बार कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है, मतलब अगर स्पेस लैटिस और यूनिट सेल की अगर बात करें तो एक इस प्रकार का सवाल वहाँ पर पूछा जा चुका है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसे करके वहाँ पर ऐसे करके एक स्पेस लैटिस बना दिया गया, चूँकि स्पेस लैटिस का मतलब होता है जहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ऑर्गेनाइज्ड हो रखे हैं। तो उसमें पूछा गया था कि आप बताइए इनमें से कौन सा यूनिट सेल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो यूनिट सेल है, क्योंकि इसको अपन पूरे में रिपीट मार सकते हैं, पूरा स्पेस लैटिस कवर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ट्रायंगल को रिपीट मार के, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, इसको रिपीट मार के पूरे सारे के सारे पॉइंट्स को अपन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये तो यूनिट सेल है। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे, इस वाली पिक्चर को, तो ये पिक्चर भी यूनिट सेल बैठेगी, क्योंकि उसको भी पूरे के पूरे स्पेस लैटिस के अंदर आप रिपीट मार करके पूरे के पूरे स्पेस लैटिस को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास इस टाइप की स्ट्रक्चर है, कोई इस टाइप की स्ट्रक्चर है, और कोई आपसे पूछे कि क्या ये यूनिट सेल है, तो ये यूनिट सेल नहीं हो सकती, क्योंकि उसको रिपीट नहीं कर सकते हम कि सारे के सारे लैटिस पॉइंट कवर हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो एक सवाल इसके ऊपर पूछा गया, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, पूछा गया इसके ऊपर एक सवाल, हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल सा केस है। इसमें थोड़ा सा अगर अजीब है तो वो ये फेस सेंटर टेट्रागोनल है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आदमी पढ़ता ही है, बड़ी सामान्य है, फिर भी देख लेते हैं। आइए, तो फेस सेंटर के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसे करके क्यूब रहता है, और इस क्यूब के यहाँ पर सारे के सारे कोनों पर एटम रखे होते हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स पर एटम रखे होते हैं। तो जब जेड इफेक्टिव निकालते हैं, इसका जेड इफेक्टिव, तो क्या हो जाता है, 8 × 1/8, चूँकि सारे के सारे कोनों पर रखे रहते हैं। इसके साथ साथ जो एटम्स हैं वो यहाँ पर फेस पे भी रखे रहते हैं, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे 6 एटम्स और रखे रहते हैं। तो उन पे आपको पता है फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है, तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 4 आ जाता है। इसमें 4 एटम्स होते हैं इफेक्टिवली। अब फेस सेंटर टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको, इस स्ट्रक्चर को, एफसीसी को किसी भी एक एक्सिस के अबाउट खींच दें, थोड़ा सा खींच के चौड़ा कर दें, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस से पकड़ के खींच दें या वाई से पकड़ के खींच दें, जेड से पकड़ के खींच दें, तो सिर्फ इसका एक एज लेंथ लंबा हो जाएगा, बाकी अल्फा बीटा गामा सब एंगल 90 रहने वाले हैं। आप बात को समझिए, क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही रहेगी। आप इसका कोई सा भी एक एज खींच, माना आपने वाला एज खींच दिया इसका, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोई सा एक एज आपने पकड़ के खींच दिया, बाकी अगर आप देखें एक्स वाई सब बराबर है, एक्स वाई सब बराबर है, सिर्फ आपने इसका जेड अलग कर दिया। 90 एंगल है, अगर आप देखेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पर ए बराबर बी तो है, बट डज नॉट इक्वल टू सी, एक एक्सेस आपने लंबा कर दिया। बाकी एटम जहाँ जहाँ रखे हुए थे, एटम उसी जगह रखे हुए हैं, एटम्स उसी जगह रखे हुए हैं, एटम सब उसी जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे उसी जगह रखे हुए। तो जेड की वैल्यू एग्जैक्टली ये निकल करके आएगी। टेट्रागोनल का मतलब है किसी एक एक्सेस को पकड़ करके खींच के उस स्ट्रक्चर को चौड़ा कर देना, ये टेट्रागोनल का मीनिंग है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसकी भी कैलकुलेशन सेम यही हो जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगले वाले पर, यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। बीसीसी बहुत सिंपल सा होता है। बीसीसी के अंदर कहाँ पर एटम्स रखे होते हैं, बीसीसी के अंदर सारे के सारे कोने पे एटम रखे होते हैं, सारे कॉर्नर्स पर एटम रखे होते हैं, और उसके साथ साथ बॉडी सेंटर पे रखा होता है। तो जब आप इसका जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो 8 × 1/8 सारे के सारे कोनों पर प्लस 1 × 1, जो कि अंदर जो एटम रखा होता है इसका फुल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कोने पर जो एटम रखा होता है उसका 1/8 कॉन्फिगरेशन 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अब यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये फेस सेंटर टेट्रागोनल के ऊपर कोई सवाल पूछेगा तो जल्दी से आप लोग टेट्रागोनल टर्म को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर ये रहा किसी कंपटीशन के अंदर तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। इसलिए इस पूरे में सिर्फ ये वाली चीज़ ऐसी है जो JEE नीट के दोनों के अंदर बहुत आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, इस पर सवाल बन सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब आपको ये समझाना है मेटेलिक और आयनिक सॉलिड्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मुझसे पूछा जाए इस क्वेश्चन के बारे में तो इस क्वेश्चन के अंदर आयनिक और मेटेलिक सॉलिड को इतना डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है कि अगर आप इसके आंसर की तह तक पहुंचते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 को,
तो आपसे कहा कि मेटेलिक और आयनिक सॉलिड्स में पहले तो सिमिलैरिटी और फिर डिफरेंसेस दिखिए। तो पहले तो मैं आपको डिफरेंसेस दिखा देता हूँ। तो मेटेलिक और आयनिक सॉलिड्स में डिफरेंस ये है कि आयनिक सॉलिड्स आपको पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और मेटेलिक सॉलिड्स ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल मतलब जब उस पर हम उस हैमर से, हथौड़े से चोट मारते हैं तो मेटेलिक सॉलिड तो फैल जाते हैं, उनके तो बल्कि आप तारे बना सकते हैं, उसको शीट के फॉर्म में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी आयनिक सॉलिड पर, अगर माना आप नमक का क्रिस्टल ले लें, उसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो फैलेगा नहीं, बल्कि वो टूट जाता है। टूटने को बोलते हैं ब्रिटल होना, ब्रेक हो जाना। ब्रिटल क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चूंकि सेकंड पॉइंट के अंदर यही डिस्कस करने के लिए कह रखा है कि ब्रिटल क्यों है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ये कि आयनिक सॉलिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। आपको पता है मोल्टन स्टेट में आयनिक सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, चूंकि आयन चल सकते हैं, या फिर आयनिक सब्सटेंसेस को पानी में घोलना पड़ता है तब वो ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि मेटालिक सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटालिक स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में भी करते हैं और वेपर फेज में भी करते हैं। तीनों फेज में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बड़ा अच्छा डिफरेंस इनके बीच में है। अब सिमिलरिटी देख लेते हैं इनके बीच में। सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी दिखाता हूं मैं आपको। सिमिलरिटी ये है कि आयनिक सॉलिड के अंदर ये Na+ और Cl-, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? वैसे तो हमारी केमिस्ट्री की भाषा में आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, पर इन जनरल फिजिक्स की भाषा में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि मेटालिक बॉन्ड के माना है मेरे पास यहाँ पर कोई मेटल ले ली मैंने, फर्ज करी एल्युमिनियम ले लिया, तो एल्युमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसे एल्युमिनियम आयन इस फॉर्म में रहता है। इसको, ये बड़ा हैवी होता है न्यूक्लियस। तो होता क्या है कि पूरी मेटल की शीट ऐसी होती है, उसमें हैवी न्यूक्लियस ये ऐसे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, फिक्स्ड रहते। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे के पूरी शीट के अंदर घूम रहे होते हैं ऐसे करके। ये पूरी की पूरी शीट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा। एंड दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़, इसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने मेटल की कई प्रकार की थ्योरीज हैं, बैंड थ्योरी से भी समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझाते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, कि मेटल आयंस आर डिप्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके इसको मेटालिक बॉन्ड को समझाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के अंदर बोथ हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी बात जो उनके अंदर सिमिलरिटी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शन मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इसी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। सेम हियर विद NaCl। ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पर ये जो Na है ये सिर्फ इसी Cl को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी कर सकता है, ऊपर होगा उसको भी कर सकता है, नीचे होगा उसको भी कर सकता है। तो ये नॉन डायरेक्शनल यहाँ पर रहते हैं। इस जगह से बनने वाला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपसे कोई JEE मेंस या नीट में पूछेगा तो यहाँ से गलती होने के चांसेस आपके पास रहेंगी, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड्स, तो आप निश्चित रूप से गलती यहाँ पर कर ही देंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये क्यों है? हार्ड क्यों है वो तो पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ मौजूद है तो हार्ड है। पर ये ब्रिटल क्यों है? मेटालिक सॉलिड्स ब्रिटल नहीं है, आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल हैं। बहुत अच्छा इसका यहाँ पर जवाब है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बड़ी सुंदर पिक्चर आप लोगों के लिए निकाल रखी है और आप लोग देखिए। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, पहले ब्रिटल का मतलब समझिए। ब्रिटल का मतलब ये कि मैं हैमर से चोट मारूंगा और हैमर से चोट मारने के बाद अगर वो टूट जाए, अगर हैमर से चोट मारने के बाद टूट जाए तो ब्रिटल होगा। मेटल्स में चोट मारते मेटल्स टूटती नहीं, मेटल्स फैलती हैं। क्यों फैलती हैं और आयनिक मटेरियल क्यों ब्रिटल होते हैं, जरा उनको देखिए। तो होता क्या है कि यहाँ जो मेटालिक शीट है इसको अगर आप ब्रिटल करोगे तो एटम्स जो है वो स्लिप हो जाएंगे। माना अगर एटम्स की लेयर ऐसी थी वो स्लिप होकर के ऐसे हो गए। लेकिन आयनिक सॉलिड्स में जैसे ही स्लिप होंगे, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है एक। आप देखिए इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। ये पिक्चर इतनी बढ़िया कि आपको सब समझा देगी। अब जैसे अब इस पे चोट मारोगे ऐसे करके लेयर शिफ्ट होगी। ये लेयर अगर शिफ्ट होगी तो अभी प्लस के नीचे माइनस की लेयर है। अगर ये थोड़ी सी भी एक एटम की लेयर भी शिफ्ट हो गई तो प्लस के नीचे माइनस के बजाय प्लस के नीचे प्लस की लेयर आनी शुरू हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं बात को? आपने चोट मारी, लेयर शिफ्ट हुई, प्लस के नीचे माइनस के बजाय प्लस के नीचे प्लस आ जाएगा। और प्लस के नीचे प्लस जब आएगा तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगे। और उस रिपल्सिव फोर्सेस से बचने के लिए आयनिक सॉलिड कहेगा भाई इतने रिपल्शन से अच्छा तो टूट ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है।
If a metal or molecular material slips by one atom or molecule, then there is no electric repulsion that tries to drive the crystal apart. If an ionic solid slips by just one atom, all of the sudden there is electrostatic repulsion that could be relaxed by breaking. यानी कि वो रिपल्शन एक ही तरीके से आराम आ सकता है उसमें कि वो अपने आप को तोड़ ले। ये बहुत सुंदर सवाल था, इसका बहुत सुंदर ये आंसर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन है। जब नॉर्मली सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करता है ये आदमी। तो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम वो है नहीं। तो पहले सिंपल क्यूबिक में दिखा देता हूँ। सिंपल क्यूबिक के अंदर ऐसे करके कॉर्नर्स रहते हैं और सारे के सारे कॉर्नर्स पे एटम रहता है ऐसे करके सिंपल क्यूबिक के अंदर। और जब हम इसका जेड निकालते हैं तो उसका जेड बराबर आता है यहाँ पर 8 × 1/8। सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम रखे हुए, हर कॉर्नर पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है। अगर इसकी एज लेंथ यहाँ पर a है तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है यहाँ पर a³। अब अगर आप पैकिंग परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालते हैं तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालने के लिए जो टोटल वॉल्यूम है, नीचे तो टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 करना पड़ेगा। और यहाँ पर टोटल एटम्स कितने हैं? 1। तो एक एटम का जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 4/3 πr³। अब अगर आप इसकी अपर सरफेस की पिक्चर खींचते हैं तो उसकी अपर सरफेस दिखती है कुछ इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स का मोड ऑफ टचिंग होता है, जैसे टच कर रहे होते हैं तो ये एज वाइज एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो जब आप रिलेशन निकालते हैं यहाँ पर तो ये रिलेशन होता है हमारे पास a और ये आता है r और r, तो ये आता है 2r = a। तो बस इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 4/3 πr³ × 100 और a की जगह देते हैं अपन लोग 2r⁴। सॉल्व करते हैं तो ये 52.4% आता है सिंपल क्यूबिक के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए ऐसा आता है। अब यही कैलकुलेशन एफसीसी के लिए कैसी हो जाएगी, तो मैं इसी कैलकुलेशन को आपको एफसीसी के लिए दिखा देता हूँ। तो यही कैलकुलेशन आप मेरे साथ एफसीसी के लिए देख सकते हैं। तो एफसीसी में कैसे करते हैं, इसी कैलकुलेशन को मैं एफसीसी के लिए कर देता हूँ। तो जब मैं इसको एफसीसी के लिए करता हूँ तो एफसीसी में एक एडिशनल चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर भी एटम्स रखे होते हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे। यहाँ पर टोटल 6 एटम्स हो जाते हैं। तो जब आप इसका जेड निकालते हैं तो कॉर्नर के एटम्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ फेस के भी लेने होते हैं। 6 फेस हैं, हर फेस पे 1/2 है। तो टोटल निकालते हैं तो टोटल आता है यहाँ पर 4। वॉल्यूम एज इट इज़ a³ रहता है। इस कैलकुलेशन में रहेगा यही, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम का वॉल्यूम लिया था, यहाँ पर 4 एटम का वॉल्यूम लेंगे, चूँकि यहाँ पर इफेक्टिव जो एटम्स हैं वो हैं हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर 4 लेने वाले हैं। अब R और A में रिलेशन करेंगे तो जो उसकी अपर सरफेस की फ़ोटो आती है वो कुछ इस प्रकार की आती है। कोई भी एटम किसी को टच नहीं कर रहा होता, हर कोई एटम जो है फेस के सेंटर वाले को टच कर रहा होता है, इसीलिए इसका नाम FCC होता है। अब जब आप रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से आता है। ये जो डिस्टेंस होती है, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास A है तो ये डिस्टेंस होती है a√2 और ये R, R, R और R। तो ये रिलेशन आता है यहाँ पर 4R = a√2। ये रिलेशन आता है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 16/3 πr³ × 100। अब a की जगह में रख दूंगा 4r/√2 का क्यूब, जो कि सॉल्व करने के बाद आता है 74.01%, जो कि एकदम सामान्य है। 74.01% यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आता है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो मैं यहीं पर इसको BCC के लिए कर देता हूँ। अब मैं इसी को यहाँ पर BCC के लिए करता हूँ। BCC के लिए कुछ नया बना लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी गंदा हो गया। BCC के लिए सॉल्व करते हैं तो BCC में देखते हैं क्या आएगा। तो BCC की कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो BCC के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ रखे होते हैं, कोई एटम, सारे के सारे एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे रखे होते हैं। एक एक तो कॉर्नर पे रखा होता है, एक एक एटम कॉर्नर पे रखा होता है ऐसे करके। अगर वो एज लेंथ A है तो वही अगर आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम तो a³ ही आएगा, और Z इफेक्टिव निकालोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 8 × 1/8 प्लस एक एटम रखा होता है सेंटर पे। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 = 2 आता है। तो जब आप यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, जब आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालते हैं तो सिंपल क्यूबिक में आपने 1 एटम का वॉल्यूम निकाला था, FCC में आपने 4 का निकाला, और यहाँ पर आप निकालने वाले हैं 2 एटम का वॉल्यूम। तो आप इस जगह पर रखेंगे 2। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 4/3 πr³ × 100। अब मुझे A को ठीक करना है। तो BCC में जो मोड ऑफ टचिंग होता है, इसका मोड ऑफ टचिंग कुछ ऐसा होता है, सारे के सारे एटम्स अगर ना बनाए जाएं, कुछ एटम्स बनाए जाए, जिस तरह से नाम रख रखा है एक्चुअली मोड ऑफ टचिंग भी वैसा ही है।
अगर उसका नाम सिंपल क्यूबिक है तो वो एज वाइज टच कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो कोई किसी को टच नहीं कर रहा, हर कोई फेस सेंटर वाले को टच कर रहा है। अगर बीसीसी है तो कोई किसी को टच नहीं कर रहा, हर कोई बॉडी के सेंटर वाले को टच कर रहा है। तो बॉडी के सेंटर वाले को टच कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। यहाँ सेंटर पे एटम रखा है, ये एटम और ये एटम। आपको मालूम है अगर ये एज लेंथ ए है, ये ए है, तो ये वाली होती है a√2, और जब आप इसको निकालते हैं ये वाली को तो ये आती है √3a। जो ग्रीन वाली लाइन है इसको बोलते हैं √3a। तो उसको निकालते हैं तो कैसा हो जाता है √3a। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया, r r r r, 4r बराबर √3a। इसको यहाँ रख देंगे, a की जगह पर हो जाएगा 4r/√3 इसका क्यूब। और जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 67.98% आता है, जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 68% लिखते हैं। तो नॉर्मल है, जब टेक्स्ट पढ़ता है आदमी तो उसको सॉल्व करता ही है। तो इस सवाल में इनके जो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल वैल्यूज़, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपको JEE मेंस या नीट में इसका सहयोग मिल सकता है, पूछा जा सकता है। चूँकि 68 तो सबको याद रहता है, 67.98 हर एक को याद नहीं रहता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इधर आते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन है, तीनों सामान्य क्वेश्चंस में कहूँगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। तो तीनों क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। सिल्वर बता रखा है, FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एज लेंथ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास निकालना है। फॉर्मूला ये होता है डेंसिटी का, मोलर मास A³, सारी वैल्यूज रख देनी है। यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है, लेंथ भी सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर यहाँ पर ग्राम पर cc में रखा हुआ है, 4 इसका चूँकि बता रखा है FCC है तो Z की वैल्यू 4 होती है FCC में। मोलर मास निकालना है, सॉल्व करके 107.8 आ गया। 1.12 a cubic solid is made up of 2 element P and Q, atoms Q are at the corners। तो अगर एटम Q कॉर्नर्स में है तो कॉर्नर होते हैं 8 इंटू और 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो Q 1 आ गया। एंड P एट द बॉडी सेंटर, P बॉडी सेंटर में है तो बॉडी सेंटर में तो फुल कंट्रीब्यूशन होता है। तो फॉर्मूला बन गया P/Q इक्वल टू आ गया 1:1। तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला हो गया वो PQ हो गया। ये बिल्कुल सिंपल था। नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC क्यूबिक स्ट्रक्चर। BCC का मतलब Z बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि सारे कोने में रखा होता है, बॉडी के सेंटर पर रखा होता है। BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, तो हमने यहाँ पर Z की वैल्यू 2 रख दी। आगे आपको यहाँ पर इधर मोलर मास 93 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 93 रख दिया। और आपको उसकी यहाँ पर डेंसिटी 8.55 ग्राम पर cc दे रखी है, तो डेंसिटी 8.55 रख दिया। सॉल्व करके एज लेंथ आ गई 3.31 इतना। अब एक्चुअली वो आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो आपको पता है BCC में अगर मुझे एज लेंथ मालूम है तो रेडियस निकल ही जाएगी। कैसे निकल जाएगी? जो कि मेरे को मालूम है BCC के अंदर होता है, BCC में रिलेशन होता है 4r बराबर a√3। a मेरे पास आ चुका है, r निकल जाएगा। कुछ था नहीं, ये थोड़ा सामान्य क्वेश्चन था, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल r, यानी कि अब वो कैटायन की रेडियस बोल रहा है स्मॉल r, एंड द रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल R, यानी कि जो एनायन है बड़ा वाला उसकी रेडियस कैपिटल R दे रखा है, तो डेराइव रिलेशन फॉर स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो आप समझ रहे हैं रेडियस रेशो निकालने की बात कर रहा है। इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है उन्होंने कैपिटल R, और जो बीच वाला दे रखा है इसकी रेडियस दे रखी है यहाँ पर स्मॉल r। बहुत सिंपल है, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है। इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे लूँगा, आप एकदम यहाँ पर 45 लगा लेंगे, साइन 45 लगा लेंगे। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। अगर मैं आपसे बोलूँ AB कितना है, तो AB आप समझ गए होंगे इसकी रेडियस है कितनी है, ये कैपिटल R। और अगर मैं आपसे AC पूछूंगा तो AC हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r, कुछ भी नहीं रह गया इसके अंदर। अब साइन 45 लगा लीजिए, साइन 45 इक्वल टू होता है ये कॉस 45 लगा लीजिए, कॉस 45 ये अपॉन ये लगा लीजिए। कितना हो गया ये हो गया हमारे पास AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल टू कितना हो गया R अपॉन R प्लस स्मॉल r। और ये वैल्यू हमको पता है 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1/√2 इक्वल टू R अपॉन R प्लस स्मॉल r। इसको ठीक कर लीजिए, √2 इक्वल टू हो जाएगा R प्लस स्मॉल r अपॉन R। इसको ठीक करोगे तो ये R/R प्लस R अपॉन R आ जाएगा, ये 1 हो गया। 1.414 इक्वल टू हो गया 1 प्लस R अपॉन R।
और आर अपॉन रेडियस रेशो करते हैं, ये 0.414 होता है। तो अगर कैटायन और एनायन का रेडियस रेशो 0.414 हो तो ऐसे टाइम पर इसको अपन बोलते हैं कि ये हमारे पास आ गया रेडियस रेशो इस चीज़ के लिए, ऑक्टाहेड्रल बाइट के लिए। सामान्य सी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कॉपर जो है ना वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज हुआ, उसकी एज लेंथ इतनी है। अब वो कह रहा है कि हमने इसकी डेंसिटी भी नापी एक्सपेरिमेंट से, तो उसकी डेंसिटी 8.92 आई। तो वो बोल रहा है कि इस डेटा को देख करके आप ये बताइए कि क्या ये डेटा करेक्ट है, क्या ये जो डेटा हमने कॉपर का निकाला है 8.92 की डेंसिटी आ रही है, एज लेंथ इसकी इतनी है 3.6 तो क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि कॉपर का वाकई में एफसीसी अरेंजमेंट रहा होगा? क्या आप इस डेटा से संतुष्ट हैं? ये पूछा आपसे। चलिए देखो क्या होता है। हमने क्या काम करा, हमें एज लेंथ दे रखी थी सेंटीमीटर में, ठीक है, एफसीसी बता रखा था, कॉपर बता रखा था, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दी। हम डेंसिटी निकाल लेंगे, एक डेंसिटी तो उसने दे रखी है, हम अपने आप निकालते हैं। हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, जेड की वैल्यू 4 चूंकि एफसीसी है, मोलर मास 63.5, एज लेंथ दे रखी थी, दे रखा था। सॉल्व करके मेरा डेटा आया 8.97 और सवाल के अंदर जो डेटा दे रखा वो दे रखा 8.92, तो काफी आसपास का डेटा है। आप अगर देखें तो 8.9 तो मैच कर रहा है, पॉइंट के बाद दूसरे प्लेस में तो डिफरेंस है। मेरे हिसाब से जो डेंसिटी आ रही है वो आ रही है 8.97 और सवाल में दे रखी है वो दे रखी है 8.92, यानी कि डेटा बड़ा क्लोज है, यानी कि डेटा बिल्कुल क्लोज है। किस डेटा के? जो मैं निकाल रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन जो कह रही है और जो एक्सपेरिमेंट से आ रहे हैं, दोनों डेटा रिजेंबल कर रहे हैं। इसका मतलब हाँ ये करेक्ट है, ये पूरा का पूरा डेटा कॉपर का ही है और कॉपर का अरेंजमेंट और कुछ नहीं एफसीसी ही है। तो यही वो आपसे पूछ रहा था यहाँ पर। तो सिंस 8.97 ग्राम पर सीसी इज वेरी क्लोज टू द गिवन डेटा 8.92, hence given data is correct, that is copper has FCC arrangement with edge length this। ये करेक्ट डेटा पूछ रहा था, क्या डेटा सही है कि नहीं। अब इस चीज में 16वें सवाल में पूछ रखा है कि आपको दे रखा है यहाँ पर निकिल ऑक्साइड 0.98:1 और इसमें बोल रहा है कि निकिल +2 और निकिल +3 के परसेंटेजेस निकालिए। निकिल ऑक्साइड दे रखा है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। एक्चुअली में ये सवाल नीट 2019 में आ चुका है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पहले पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग जब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें इसको पढ़ने के लिए मिलता है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्रिस्टल के अंदर मेटल थोड़ी कम होती है और एनायन थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये तभी संभव है जब आपकी मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकती हो। तो जब आपकी मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में सक्षम हो, ये तभी हो पाता है। तो जैसे मेरे पास निकिल ऑक्साइड है, सपोज करिए कि यहाँ से कोई निकिल अपनी जगह से मिस कर जाए, यहाँ से चला जाए, तो इस निकिल के ऊपर जो +2 चार्ज था वो बाकी बचे हुए निकिल को मैनेज करना होगा। तो उसमें से कुछ निकिल कहेंगे भाई एक काम करो निकिल, तुम तो चले गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा चार्ज हम दोनों भाई बैलेंस कर देते हैं। तो आपको पता है एक निकिल के जाने से यहाँ पर 2 चार्ज का चेंज आया था, वो चार्ज इन निकिल ने अपने ऊपर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा करके पूरा कर लिया। चूंकि निकिल डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है, तो उसने कर ली। तो इसके अंदर अब निकिल +2 भी आ चुका है, निकिल +3 भी आ चुका है, तो वो कितने कितने हैं वो हमको निकालने हैं। एक बात तो तय है कि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी कि सारे के सारे निकिल का चार्ज प्लस सारे के सारे ऑक्सीजन का चार्ज इक्वल टू 0 आने वाला है। वही हमने किया, तो ये हमारे पास था। अब ये निकिल कम हो गया क्योंकि कुछ निकिल यहाँ से जा चुका था, तो मान लिया जाए हमसे x मोल हमारे पास निकिल +2 है, तो 0.98 माइनस के x मोल निकिल +3 के रहेंगे। ऑक्सीजन का 1 मोल ही है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर -2 चार्ज होता है, हम सबको पता है। तो निकिल का चार्ज प्लस ऑक्सीजन का चार्ज बराबर 0। ऑक्सीजन का 1 ही मोल है, उस पर -2 चार्ज होता है। निकिल के 2 प्रकार के मोल हैं, x मोल तो +2 टाइप के हैं, तो x मोल +2 टाइप के हैं, और इतने +3 टाइप के हैं, इतने +3 टाइप के हैं। तो निकिल का चार्ज प्लस ऑक्सीजन का चार्ज बराबर 0। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 0.94। निकिल का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 0.94, टोटल मोल कितने थे? 0.98 थे, डिवाइड कर लिया 96, लगभग 96% के आसपास आ गया। तो निकिल +3 का पूछा हुआ था, तो 100 में से आप 96 घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 4% यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सेमीकंडक्टर्स बोल रखा है कि सेमीकंडक्टर्स को समझाइए क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स कितने कितने टाइप के होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बोल रखी हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स में एक्चुअली यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का सीन रहता है। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे बात समझ में आ जाएगी आपको। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ रखा है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं
एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है तो दो एमओज बनते हैं, एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सीन तब है जब दो एटम्स मिले, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले। देखो ये रहे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक बन गया बीएमओ और एक बन गया एबीएमओ। लेकिन अगर एक एक और मिल जाए तो एक एक और बीएमओ और एक एक एबीएमओ बन जाएगा। माना तीन तीन मिल जाए तो तीन बीएमओ तीन एबीएमओ हो जाएंगे। माना चार मिल जाए तो चार बीएमओ चार एबीएमओ हो जाएंगे। अब माना यहाँ पर खूब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्सिंग कर दें तो जब खूब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करेंगे तो वहाँ पर खूब सारे ऐसे करके बीएमओ और खूब सारे ऐसे करके एबीएमओ आएंगे और यहाँ पर पूरा एक बैंड बनेगा, पूरी पट्टी बनेगी। यहाँ पर इस बैंड में जो नीचे वाला होता है इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि आपने पढ़ रखा है एमओटी में, हम इलेक्ट्रॉन्स नीचे से भरते हुए आते हैं ऊपर की तरफ, तो जो नीचे वाली जगह रहती है इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ वैलेंस बैंड। और ये अमूमन रहता है खाली, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जब मैं इस मेटल को या इस जो भी सब्सटेंस मेरे पास है इसको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो यहाँ पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप लगानी होगी। जब ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि इस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली। अब वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये डिपेंड करता है इस गैप के बीच में। अगर ये गैप बहुत कम है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, अगर ये गैप बहुत कम है, आइए देखते हैं क्या बात हो रही है। जैसे ये रहा, अगर ये गैप बहुत कम है, फाइन लाइन गैप एकदम, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जंप लगाना हो जाएगा एकदम आसान, ये कहलाएंगे कंडक्टर्स। अगर ये बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं लगा सकता, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं लगा सकता, इसको बोलते हैं लार्ज फॉरबिडन गैप। तो ये इंसुलेटर होते हैं, कितनी मेहनत कर लीजिए कुछ नहीं होना। अब बची बात सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में ना फाइन लाइन गैप होता है ना लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, यहाँ पर नैरो गैप होता है, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा और इंसुलेटर से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जंप लगाते हैं पर कंडक्टर से कम, और इंसुलेटर में तो होता ही नहीं था, उनसे तो ज़्यादा ही है। तो इनकी कंडक्शन थोड़ी सी बीच की आती है, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इनकी कंडक्टिविटी रेंज आप ज़रूर याद रखें, अपने नोट्स में डाल लें। तो कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻+4, दिस इज +4, 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। अब यहाँ पर सारे के सारे कंडक्टर्स के बारे में पढ़ाने के लिए बोल रखा है उन्होंने, तो आइए देखते हैं कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। तो कुछ कंडक्टर्स के बारे में भी कह रखा है कि समझाइए, तो आइए उन कंडक्टर्स को हम आपको दिखा देते हैं, कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं उन सबको देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं यहाँ पे पूरा आपके सामने खोल दिया है। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के अंदर अपने आप अंदर से ही कंडक्शन पैदा होता है, बाहर से कुछ इंप्योरिटी ऐड नहीं करनी होती। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब इनको हीटअप करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर सिलिकन का एग्जाम्पल है, सिलिकन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चूंकि सिलिकन कार्बन फैमिली से तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अभी एक भी इलेक्ट्रॉन फालतू का इसके पास नहीं है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर सिलिकन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर इसके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, तो टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो चलने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो यहाँ पर कंडक्शन पैदा होगी, और इस कंडक्शन को बोलेंगे अपन एन टाइप सेमी कंडक्शन। एन का मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, एन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब ट्रेवल करके कंडक्टिविटी पैदा करता है तो उसको हम एन टाइप बोलते हैं। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या उस प्रकार की कोई चीज़ कंडक्शन पैदा करे उसको अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो फिलहाल ये एन टाइप सेमीकंडक्शन है, और ये इंट्रिंसिक है चूंकि इसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स। इनके अंदर अपन इम्प्योरिटी ऐड करके इनके अंदर सेमीकंडक्शन पैदा करते हैं। कैसे इम्प्योरिटी ऐड होती है ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो इम्प्योरिटी ऐड होती है कुछ इस प्रकार से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये रहा, ये पीरियोडिक टेबल है, 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है। तो अगर आप 14 ग्रुप के एलिमेंट को देखो, जैसे ये रहा जर्मेनियम, तो उसके ऊपर 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं, 15 की भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सब जगह अगर जर्मेनियम 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 हो, और इसमें से अगर मैं थोड़ा सा इसमें आर्सेनिक मिक्स कर दूं तो कुछ कुछ जर्मेनियम की जगह पर आर्सेनिक जाके बैठ जाएगा। अब जर्मेनियम जो है वो बॉन्ड बनाता है 4,
जबकि आर्सेनिक बॉन्ड बनाता है 5, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो वो 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू का रह जाता है, और जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो यही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगेगा, तो उसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्शन आएगा, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्शन आया। लिख रखा है यहाँ पर लेट आर्सेनिक इज ड्रॉप्ड इनटू जर्मेनियम, पिक्चर दिखा रखी है। आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्सेनिक 4 आर यूज्ड इन बॉन्डिंग एंड 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री विच मेक्स द सॉलिड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर उल्टा कर दो, आप यहाँ पर इधर की बजाय यहाँ का कोई एलिमेंट अगर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स कर देंगे, तो माना आपने गैलियम मिक्स कर दिया, तो गैलियम तो बनाता है 3 बॉन्ड, जबकि जर्मेनियम को बनाने हैं वहाँ पर 4 बॉन्ड। तो क्या होगा ये कि यहाँ पर 3 बॉन्ड तो बना लेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इस जर्मेनियम के साथ बनाने के लिए इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यहाँ वैकेंसी होगी। इस वैकेंसी को बोलते हैं होल, ये वैकेंसी कहलाती है होल। और जब भी कभी होल की वजह से, जब कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो यही होल ट्रैवल करते हैं, और होल के ट्रैवल करने की वजह से जो कंडक्शन आता है उसको अपन पी टाइप सेमीकंडक्शन बोलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सीन था। अब यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन बना रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रखा है एक Cu2O नाम का ऑक्साइड है, तो Cu2 ऐसा होगा कॉपर +1 ऑक्सीजन -2 कॉपर +1, ऐसे करके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको जब हमने लैब में बनाया तो उसका रेशो 2:1 आना चाहिए था, कायदे में 2:1 आना चाहिए था, लेकिन 2:1 से थोड़ा सा कम आया। तो पहले तो ये तय करते हैं कि 2:1 से कम क्यों आया होगा, कौन सा डिफेक्ट हो गया होगा। तो क्या हुआ होगा कि एक आधा कॉपर अपनी जगह से उड़ गया होगा। तो एक आधा कॉपर अगर अपनी जगह से उड़ गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, और उसका जो चार्ज है वो किसने बैलेंस किया होगा, बाकी बचे हुए कॉपर्स ने उसका चार्ज बैलेंस किया होगा। तो चूंकि कॉपर पे +1 चार्ज था, तो यहाँ आजू बाजू का कोई सा भी एक कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को रेज कर लेगा, क्योंकि कॉपर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर कैटायन वैकेंसी है, इट्स जस्ट लाइक अ होल। और जब भी कभी होल किसी चीज़ में क्रिएट होता है, होल कहीं पर क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इट विल सर्व एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पूछ रहा था कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सम कॉपर आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट एंड देयर पोजीशंस and their positive charge is balanced by some copper ions by raising their oxidation state. During this phenomena a positive hole, ये जो hole है positive hole is developed which makes the solid p type semiconductor. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है फेरिक ऑक्साइड दे रखा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन। अब आपको पता है कि HCP के अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो आते हैं 4। तो FCC के अंदर यहाँ पे ऑक्साइड आयन का बोल रखा है यहाँ पर कि जो अरेंजमेंट है, अगर आप HCP को देखें तो यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन आते हैं वो आते हैं 4। अगर आपको दिखा देते हैं एक बार बना करके HCP, तो HCP के अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, मैं बना देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर HCP का रहता है। देखिए कहाँ का आइटम्स रहते हैं, यहाँ आइटम्स रहते हैं, सिर्फ ये ऑक्साइड आयंस हैं, और ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं, और 3 रहते हैं यहाँ पर बिल्कुल अंदर। ऑक्साइड आयन निकालते हैं कितने होंगे, तो ऑक्साइड के कैलकुलेशन करोगे आप तो ये तो पूरे 6 कॉर्नर पर हो गए, इनटू कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/6 का। ऐसे ही नीचे 6 कॉर्नर, अच्छा ये ऊपर कहाँ पर हो गया, एक ऊपर एक काम करते हैं, दोनों के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे कॉर्नर्स माना ले, पहले कॉर्नर्स देख लीजिए। 6 कॉर्नर के एरिया, 6 कॉर्नर के एरिया 12 कॉर्नर हो गए इनटू 1/6। अब ये फेस पर आ गया ऊपर नीचे 2, और कितना हो गया यहाँ पर 1/2, क्योंकि इस जगह पर कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और 3 ये हो गए पूरे के पूरे अंदर, इनका फुल कंट्रीब्यूशन होगा 3 × 1। तो कितना आ गया हमारे पास 2 से 2 कट गया यहाँ पर 1, और एक आ गया 3, तो टोटल आ गया 6। तो HCP के अंदर टोटल एटम सारे हमारे पास आ रहे हैं 6। अब पूछ रहा है उसमें से कि 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। अब आप समझे क्या हुआ, आप देखिए कि ऑक्साइड आयन की संख्या आपके पास 6 है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास टोटल एटम्स इन पैकिंग
अगर हमारे पास n हो तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते थे, n ही होते थे, और टेट्राहेड्रल वाइड हमारे पास कितने होते थे, वो 2n होते थे। तो आप अगर देखें तो उसमें क्या यहाँ पर बात बोली गई है, उसने बोल रखा है 2 आउट ऑफ 3 यानी कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्यूपाइड कर लिए फेरिक आयन ने। तो चलिए फिर से दिखाते हैं। अब आपके पास एटम्स की संख्या है 6। एटम्स की संख्या अगर आपके पास 6 है तो अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बताइए कितने हो जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हमारे पास हो जाएंगे फिलहाल 6। तो आपके पास जो फेरिक आयन जिसकी वो बात कर रहा है वो बोल रहा है इसके 2/3 फेरिक आयन आपने ऑक्यूपाई करा लिए हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाना है, बना लीजिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फेरिक आयन इज टू ऑक्साइड आयन, कितने हो गए 6 × 2/3 इज टू 6, जो कि ऑक्साइड आयन की संख्या तो हमारे पास 6 ही थी। तो कितना आ गया 2/3 इज टू 1, और इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2:3, यानी कि फॉर्मूला और कुछ नहीं Fe2O3 का है। सामान्य था लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये पूछा जा सकता है नीट में या जेई मेंस के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। अब आगे यहाँ पर दे रखा है आपको ये 20वां सवाल, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्शन। अब जर्मेनियम डॉप्ड विद इंडियम, जर्मेनियम में इंडियम डाल दिया, तो जर्मेनियम ये रहा, कितने बॉन्ड बनाएगा 4, इसमें इंडियम डाल दिया, इंडियम डालने का मतलब इंडियम बनाएगा बॉन्ड 3, तो एक होल वहाँ पर बन जाएगा। तो ये कैसे टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा, ये सेमीकंडक्टर आएगा आपके पास पी टाइप का। अब सिलिकॉन इज डॉप्ड विद बोरोन, ये रहा सिलिकॉन इज डॉप्ड, ये रहा सिलिकॉन, कितनी वैलेंसी होती है 4, सिलिकॉन के लास्ट में कितने बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर, सिलिकॉन ऐसे करके सिलिकॉन 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 ऐसे करके बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन ऐसे करके, ऐसे करके सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसा बनाता है। इसकी जगह पे क्या डाल दिया आपने, बोरोन डाल दिया, बोरोन से 3 ही बॉन्ड बनाता है। अगर आप बोरोन रोक दोगे तो एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ बना देगा। इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस बोरोन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। होल का मतलब ये कैसे जाएगा, पी टाइप, दोनों के दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर जाने। जर्मेनियम इज डॉप्ड विद इंडियम, इसके अंदर भी यही होना है, तो दोनों के दोनों केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 0.144 नैनोमीटर दे रखा है और एफसीसी बता रखा है, एज लेंथ पूछिए, बिल्कुल सिंपल है। एफसीसी के अंदर क्या सीन रहता है आपको मालूम है, एफसीसी में कोई किसी को टच नहीं कर रहा होता, हर कोई फेस सेंटर को टच कर रहा होता है। अगर ये हमारे पास ए है तो आपको पता है ये A√2 हो जाता है, 4r बराबर A√2 होता है, कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, सामान्य से था, 4r की वैल्यू रखी, एज लेंथ निकाली तो 0.407 नैनोमीटर आ गई, जो कि बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पर आपसे बोल रखा है इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो पीछे भी आपको बता दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। और कंडक्टर सेमीकंडक्टर एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर इसमें बैंड थ्योरी के अंदर भी डिस्कस किया है आपके साथ। ये यहाँ पर इसको भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, यहाँ पर दिखाया था आपको, देख लीजिए, ये रहा। ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस, अगर बिल्कुल फाइन लाइन गैप होता है तो अगर कंडक्टर सेमीकंडक्टर में कहेंगे तो यहाँ फाइन लाइन गैप है, यहाँ नैरो गैप है। अगर कंडक्टर और इंसुलेटर में कहेंगे तो यहाँ फाइन लाइन गैप है, यहाँ फॉरबिडन गैप है, लार्ज फॉरबिडन गैप है। अगर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में कहेंगे तो यहाँ लार्ज फॉरबिडन गैप है और यहाँ पर नैरो गैप है, तो यही वहाँ पर डिफरेंस जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल, शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एब्सेंटर्स, ये सारे के सारे आप देख लीजिए। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये सब थ्योरी में टेक्स्ट में पढ़ने को मिल जाता है और आप लोगों ने खूब अच्छे से इसको पढ़ भी लिया होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं कुछ, है ना। परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है, परफेक्ट क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ जो मिलता है, परफेक्ट क्रिस्टल आपको केवल और केवल देखने के लिए मिलता है जब हम टेम्परेचर रखते हैं 0 केल्विन, अदरवाइज परफेक्ट क्रिस्टल देखने के लिए नहीं मिलता।
तो जब कोई ना कोई रूम टेम्परेचर में हम क्रिस्टल को देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर में हम क्रिस्टल को देखते हैं तो वहाँ पर उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट मौजूद होते हैं, जो कि क्रिस्टल के अंदर एंट्रोपी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के रखते हैं, तो अगर कैटायन और एनायन का पूरा पूरा पेयर गायब होता है ऐसे करके, तो उसको अपन शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर तभी देखने के लिए मिलता है जब कैटायन और एनायन दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या उससे ज़्यादा हो। कैटायन और एनायन जो होते हैं उनके साइज ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट होते हैं यहाँ पर? डेंसिटी लो हो जाती है, क्योंकि कैटायन एनायन का पूरा पूरा पेयर गायब हो जाता है, तो डेंसिटी लो हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, चूंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाते हैं। अभी तो कैटायन के पड़ोस में एनायन बैठा हुआ है, उधर अगर देखेंगे तो एनायन के पड़ोस में एनायन आ जाएगा और रिपल्शन बढ़ जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में थोड़ा सा अलग कुछ सीन रहता है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट ये रहा, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर मिक्स हो गई है। एक मिनट रुकिए जरा इसको। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो होता है, ये रहा, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कैटायन अपनी जगह छोड़ करके किसी दूसरी वैकेंसी में जाके बैठ जाता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है। तो बाकी सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बिल्कुल वही चलते हैं जो शॉर्टकी डिफेक्ट में चलते थे। फ्रैंकल में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में चूंकि कैटायन और एनायन का पूरा पेयर गायब रहता है, लेकिन यहाँ पर कैटायन एनायन का पेयर गायब नहीं होता, क्रिस्टल के मास में कोई कमी नहीं आती, तो इसकी सिर्फ डेंसिटी एज इट इज रहती है। बाकी सारे के सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वही आते हैं जो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिले थे, शॉर्टकी डिफेक्ट में देखने के लिए मिले थे। और अगर बातें करें तो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर तो तब देखने के लिए मिलता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हो, 6 या 6 से ज़्यादा हो, और ये तब देखने के लिए मिलता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर है वो कम हो, लेस देन 6 हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड इन सब में रहता है, जिंक ऑक्साइड में रहता है। तो कुछ खास नहीं था इसमें। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एफ सेंटर्स इन सब की बात भी की हुई है, ये तो आप टेक्स्ट पढ़ते ही हैं। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने आपको कारण बताया था कि इनमें से जो क्वेश्चंस JEE मेंस या नीट में पूछे जा सकते हैं उनको चर्चा करना हमारा मूल उद्देश्य था। तो ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें आप वैसे भी अपने कोचिंग्स वगैरह में सबको पढ़ते ही हैं। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऐसा आता है जिसमें जब मेटल गर्म जो सॉलिडस को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ नेगेटिव जगह की जो नेगेटिव जो होते हैं आयंस वो अपनी जगह छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, और जब नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ करके बाहर चले जाते हैं तो उस जगह पर अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चले जाते हैं, और इसको अपन बोलते हैं एफ सेंटर। ये एफ सेंटर कहलाता है, और इस एफ सेंटर की वजह से ही इसके अंदर कलर वगैरह पैदा होते हैं। तो एनायन वैकेंसी विद ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। तो ये भी सामान्य बातें हैं, इसको ले चलते हैं आगे। इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रखा था, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम को बता रखा कि एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और इसकी मेटेलिक रेडियस दे रखी 125, और व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ साइड यूनिट सेल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेडियस यहाँ पर 125 है, एफसीसी की बात चल रही है, रिलेशन मालूम है 4r = a√2, यहाँ से a निकाल लेंगे तो a हमारे पे निकल करके आ गया। इतने पिकोमीटर, पिकोमीटर के मीटर सेंटीमीटर बनाए जा सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है वो देखो, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। अब क्या काम किया है देखो, एक आपने यहाँ पर स्पेस लैटिस बना रखा है, स्पेस लैटिस है और इसकी एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या बोला देखो, उसके अंदर ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब्स होंगे इसके अंदर, आप समझ रहे हैं, इसके अंदर ऐसे करके छोटे छोटे करके बहुत सारे क्यूब्स निकाले जा सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब्स होंगे इसके अंदर। तो पूछ रहा है इसके अंदर ऐसी ऐसी कितनी यूनिट सेल होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट सेल की एज लेंथ मेरे पास है, तो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम मेरे पास आ गया, तो इस पूरी यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल निकल आएंगे, तो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम मेरे को मालूम है, उससे डिवाइड कर दूं तो उस पूरे स्पेस लैटिस का जो वॉल्यूम है वो तो है 1, तो डिवाइडेड बाय 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम मेरे पास ये रहा, डिवाइड मार देंगे तो हमारे पास इसके अंदर होने वाली यूनिट सेल्स निकल जाएंगी कि कितनी है। आप समझ रहे हैं बात को, एक छोटा सा यूनिट सेल है और एक बड़ा स्पेस लैटिस है, तो इस बड़े स्पेस लैटिस में इतने छोटे छोटे कितने यूनिट सेल होंगे, तो क्या काम करना पड़ेगा, इस बड़े वाले के वॉल्यूम को इस छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर स्ट्रोंशियम का, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर NaCl इज डॉप्ड विद 10 टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 25 के मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको पहले दिखाता हूँ 25 क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या बात हो रखी है, पहले क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में NaCl को NaCl इज डॉप्ड विद 10 to the power -3 मोल % ऑफ SrCl2 है और फाइंड कैटायन वैकेंसी कह रखा है CV कितनी होंगी। तो NaCl को डॉप करा रखा है 10 to the power -3% SrCl2, क्या होगा पहले चीज देखिए। तो 10 to the power -3 मोल % SrCl2 है, तो मोल परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 10 to the power -5 मोल SrCl2 हो गया, और 1 मोल SrCl2 में चूंकि एक SR है तो 10 to the power -5 मोल SrCl2 में 10 to the power -5 मोल Sr+2 आयन होंगे। अब डिफेक्ट कैसे हो रहा है उसे देखिए। आपने यहाँ पर NaCl लिया और NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, कुछ जगह पर Na की जगह पर आकर के स्ट्रोंशियम सेट हो जाएगा। एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक और सोडियम को आजू बाजू के गायब होना पड़ेगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सकती है। ये क्या चीज होगी, ये हो गई CV। तो 1 मोल Sr+2 प्रोड्यूसेस ओनली 1 मोल CV, एक Sr+2 से एक CV पैदा होगी। तो 10 to the power -5 से कितनी हो जाएगी, एकदम सिंपल। तो 10 to the power -5 से 10 to the power -5 मोल ही CV पैदा होगी। मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो तो निकल करके आ जाएगा 6.022 × 10 to the power 18 CV। आई थिंक ये काफ़ी सरल था, पर ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जा चुका है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के अंदर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया, जरा उसको देख लीजिए। पढ़ने को मिलती हैं खूब, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और जो इसमें लास्ट वाला पार्ट है ना, ये पार्ट बड़ा ज़रूरी पार्ट है। ये पार्ट JEE मेंस और नीट के अंदर पूछा जा सकता है। ये JEE मेंस और नीट में पूछा जा सकता है, बहुत ज़रूरी है, आप पहचान नहीं पाएंगे क्या बात हुई है। और इन सब के आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। आप जब तैयारी करके जाएं तो इन सब के एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ के जाएं परीक्षा के अंदर। अगर आप इनके एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा दिखा देते हैं हल्का हल्का आपको क्या क्या चीज़ें होती थी इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ। मैग्नेटिज्म के लिए सब्सटेंस के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, उनको तो बोलते हैं अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को ओरिएंटेशन कर दें तो उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाता हूँ तो ये वापस डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जबकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसके बारे में पिछली वीडियो में भी डिस्कशन हो रखा है, उसको आप जरूर देखेंगे। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसके अंदर बने हुए होते हैं डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एक टाइप का होता है, और जब मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो ये हमेशा के लिए मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब अगर मैं इसमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूँ तो ये वापस डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। इसमें जो CrO2 एग्जाम्पल है बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑडियो वीडियो टेप्स में यूज़ होता है और पता रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक दोनों के ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है JEE मेंस और नीट के लिए। तैयारी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम्पल पढ़ के जाएं, वरना वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के अंदर अगर आप देखें दोनों पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस फर्क ये होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर इक्वल नंबर में अलाइन होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है 0। लेकिन जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल नंबर में ऑर्गेनाइज होते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे। तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आता, थोड़ा सा आता है, कम आता है लेकिन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। अब ये ग्रुप 14-13 कंपाउंड पूछ रखा था उन्होंने, 13-15 और 12-16 पूछ रखा था। 13-15 और 12-16 इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। मैं बोल रहा था कि आपके यहाँ पूछा जा सकता है और आपको दिक्कत हो जाएगी बताने में। तो 12वीं ग्रुप के और 16वें ग्रुप के इनके मिलने से बनने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं खूब सारे, और ये 13 ग्रुप के और 15 ग्रुप के इनके मिलने से बनने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं बहुत सारे। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक सवाल थे जो बहुत अच्छे थे, और उन क्वेश्चंस को आप करें, वो आपको JEE मेंस और नीट में ज़रूर हेल्प करेंगे। नमस्कार।